वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार करंट अफेयर का सीरीज। तो आज ये पार्ट 1 होगा और रोज हम लोग एक एक वीडियो एक एक क्लास बिहार करंट अफेयर का देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार हमारा ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आगामी 28 जून 2025 को होने वाले नगर निगम व शहरी निकाय चुनाव में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है। ठीक है, यह परिवर्तन आधुनिक तकनीक के जरिए मतदान को आसान और सुलभ पारदर्शी बनाने के लिए दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये दो मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा पूरी वोटिंग प्रक्रिया संचालित हुई। ये 28 जून 2025 को। ठीक है, पहला जो ऐप है वो है ई वोटिंग एसीसी बिहार ऐप। BHR मतलब ये बिहार हो गया। और दूसरा जो ये जो सीडक द्वारा विकसित किया गया है, और दूसरा है बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया हुआ आपका चुनाव आयोग का वेबसाइट। ठीक है, ऐप जो एप्लीकेशन है चुनाव आयोग का, उसके द्वारा ये संचालित किया गया। तो इन दोनों माध्यमों से बिहार में ई वोटिंग की गई 28 जून 2025 को। ये डेट आप याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है कि कब संचालित हुई। तो ये आपका हुआ 28 जून 2025 को। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-2025 का कौन सा संस्करण है? ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया, ये कौन सा संस्करण है? ये है 19वां संस्करण। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपए और 2011-12 के स्थिर मूल्य 4,64,544 करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 36,333 रुपए तथा वर्तमान मूल्यों पर 66,828 रुपए हो जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। पटना बिहार का सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है। ये अकॉर्डिंग टू बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अमीर जिला कौन सा है, सबसे गरीब जिला कौन सा है। आपको ध्यान रखना है, पटना सबसे अमीर है और शिवहर सबसे गरीब है। बात की जाए राजकोषीय घाटा की, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 35,666 करोड़ रुपए रह गया था। बात की जाए 2024-25 में, तो इसके 29,095 करोड़ रुपए घाटा रहने का अनुमान है। वित्त वर्षीय 2023-24 में राजस्व बचत 2833 करोड़ रुपए रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1121 रुपए रहने का अनुमान है। 1121 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल व्यय 2.52 लाख रुपए करोड़ रुपए था, जो कि वित्तीय वर्ष 2024 में बढ़कर 2.79 लाख रुपए करोड़ होने का अनुमान है। विकास व्यय 1.69 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.77 करोड़ रुपए होने का भी अनुमान लगाया गया है। तो ये डाटा आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे, खास करके पिछले साल और इस साल की तुलना में कितना बढ़ा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बात की जाए कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में, तो चावल का उत्पादन में 21% और गेहूं के उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। पशु और मत्स्य पालन की बात की जाए तो इसमें 9.50% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार सरकार 7 उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन निधि लागू कर रही है। किस किस उत्पाद पे कर रही है? तो यह मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय, इन सभी पर कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है।
बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 75,293.76 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्तावित है। सूक्ष्म उद्यमों के निवेश में 135% की वृद्धि हुई है तथा रोजगार में 107% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार बड़े पैमाने की इकाइयों में 131% बढ़ा है। इसमें रोजगार के अवसरों में 187% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त बिहार में खनन क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई है। ये सभी डाटा आप लोग एक नज़र अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 एयरपोर्ट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में 7 नए हवाई अड्डों को मंजूरी दी है। इन हवाई अड्डों में 6 छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा और एक मौजूदा हवाई अड्डे को अपग्रेड किया जाएगा। इन हवाई अड्डों को विकास में बिहार के हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये 7 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो ये है मधुबनी, दूसरा है बीरपुर जो कि सुपौल में है, तीसरा है मुंगेर, चौथा है वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में है और आपका पांचवा है मुजफ्फरपुर, छठा है सहरसा और सातवां है पटना। इसका की अपग्रेडेशन किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? यह है दोस्तों 58.6%। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र जो कि तृतीय क्षेत्र कहा जाता है का सबसे अधिक योगदान है जो कि है 58.6%। इसके बाद उद्योग आता है जो कि द्वितीय क्षेत्र है, इसका 21.5% और कृषि क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र है यह है 19.9%। ठीक है, तो ये तीनों डाटा आपको याद रखना है कि बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र का है जो कि तृतीय क्षेत्र है, ये सबसे अधिक है। उसके बाद है उद्योग का जो कि है 21.5 और कृषि का है 19.9% योगदान। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवादा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 25 जून 2025 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बिहार में जल्द ही राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह योजना भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर आधारित ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार का हिस्सा है, जिसमें बिहार उनमें से बिहार उन 6 राज्यों में शामिल होगा जहां इस तकनीक को लागू किया जाएगा। ये जो किया जा रहा है भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार का ये हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित जो ऊर्जा प्रणालियों का विस्तार किया जा रहा है उसी का हिस्सा है और ये भारत उन 6 राज्यों में भी शामिल है जहां यहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह तकनीक खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली की मांग कम है या भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि बिजली संकट से बिहार जूझ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। एसएमआर के जरिए स्थानीय मांग के अनुसार बिजली उत्पादन को जल्दी स्केल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान है? सड़क घनत्व के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार में सड़क घनत्व 3167 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको डाटा याद रखना है। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से है मैंने सभी को लिख दिया है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न पे ध्यान देना है, उसके जो भी विवरण है डिस्क्रिप्शन है उस सारे आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि इन सभी से बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे बिहार में कितने
सड़क घनत्व है तो आपको ध्यान रखना है 3167 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर। ये तीसरे स्थान पे है जो कि प्रश्न में पूछा गया है। वही बात की जाए 2005-2025 के दौरान सड़क ग्रामीण पक्की सड़कों की जो लंबाई है कितनी हुई है 835 किलोमीटर से बढ़कर आज के डेट में हो गया है 1.17 लाख किलोमीटर, जो कि 2005 में कितनी थी 835। यहाँ से बढ़कर हो गई है 1.17 लाख किलोमीटर। तो ये आपको डाटा याद रखनी है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स है सबको आपको याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। 2011-24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश कर्नाटक के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि की है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आपका 10.1, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक में कितनी हुई है तो 7.7%। और आपका सबसे अधिक तीसरा जो हुआ है बिहार में, ये कितना हुआ है 7.6%। आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है आपका बिहार। ठीक है, यहाँ वृद्धि कितनी हुई है 7.6%। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क की स्थापना किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कैमूर में। कहाँ किया जा रहा है? कैमूर में। ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क खुल गया है, जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये लगभग 14 एकड़ के क्षेत्र में ये पर्यावरण और शैक्षिक दृष्टिकोण से विकसित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कितना 14 एकड़ के क्षेत्र में लगभग ये किया गया है इसका विस्तार। इस पार्क को प्राकृतिक पत्थरों, बांस, धातु आदि से बनी संरचनाओं से तैयार किया गया है और सजाया गया है। मां मुंडेश्वरी इको पार्क की सबसे खासियत यह है कि यहाँ 14 एकड़ में विभिन्न जंगली जीवों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ये अभी सजीव हो उठेंगी। ये काफी आकर्षक बनाई गई हैं। ठीक है, तो कभी आपको मौका मिले तो जाकर जरूर देखें। ठीक है, इसका नाम है मां मुंडेश्वरी इको पार्क। ठीक है, ये कहाँ है? कैमूर में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि कब तक है? ये है 2023 से 2028। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बापू सभागार में रिमोट के माध्यम से शिलापट का अनावरण कर बिहार के चौथे कृषि रोड मैप जो कि 2023-28 तक का उद्घाटन किया। बिहार के कृषि रोड मैप से किसानों को काफी लाभ हुआ है। धान, मक्का, गेहूं, आलू के उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। 2008 से 2012 तक पहले कृषि रोड मैप के तहत काम हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, पहले रोड मैप का समावधि कितना था? 2008 से 2012 था। दूसरा था वर्ष 2011-12 में नालंदा के इस किसान ने प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक धान उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ दिया। इससे प्रति हेक्टेयर रिकॉर्ड चीन के नाम था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इससे काफी कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को काफी लाभ हो रहा है और काफी उत्पादन भी बढ़ रहा है। नालंदा जिले में एक गांव में आलू उत्पादन में भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2011-12 में एक किसान ने चीन के जो सबसे अधिक धान के उत्पादन का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया था। और नालंदा के एक और व्यक्ति ने आलू उत्पादन में भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कृषि रोड मैप है इसके माध्यम से किसानों का काफी विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो यह है दोस्तों 85%। कितना है? 85%। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में मखाना उत्पादन के लिए मुख्य तौर पर सामने आए हैं। तो ये आपको जिला याद रखना है क्योंकि मखाना बोर्ड का स्थापना किया गया है, तो इससे सवाल पूछने की संभावना अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मखाना का उत्पादन किन किन जिलों में होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। यह बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देता है। साथ ही
मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभ का दिलाने में सहायता करेगा। तो ये इससे सवाल पूछने जाने की संभावना आगामी परीक्षाओं में थोड़ा अधिक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे कराने का फैसला किया गया है? ये किया गया है दोस्तों गंडक नदी का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पिछले साल गंडक नदी में आई बाढ़ से हुए 512 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद बिहार सरकार ने सर्वे कराने का फैसला किया है। गंडक नदी का बिहार में 225 किलोमीटर तक सर्वे किया जाएगा। इसके तहत नेपाल की सीमा वाल्मीकि नगर से लेकर गंडक नदी के गंगा नदी में मिलने के स्थल सोनपुर के निकट तक ये व्यापक सर्वे किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हालिया जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.16%। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो कि है 0.16%। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इसके अनुसार बिहार के बिहार राज्य के सघन वन का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो मध्यम व खुला वन का दायरा है जो कि घटा है। पिछले 2 सालों की में बात की जाए तो 0.16% वन वृद्धि के साथ 55 लाख से अधिक पौधे ऐसे स्थानों पर बढ़े हैं जिनकी गिनती वन क्षेत्र में की गई है। आपको ध्यान रखना है कितनी वृद्धि हुई है 2 सालों में, 0.16%। अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 21 से 23 दिसंबर 2024 तक किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ किया गया था? राजगीर में, इसीलिए इसका नाम है राजगीर महोत्सव। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तीनों जो है साइट्स हैं, इनको केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है रामसर स्थल के रूप में घोषित करने के लिए। बिहार सरकार ने राज्य के 3 जलाशयों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये 3 जलाशय कौन कौन है? उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण जिले में है। गोगाबिल ये कटिहार जिले में स्थित एक झील है। तीसरा है गोकुल जलाशय, ये बक्सर जिले में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि उदयपुर झील कहाँ है, गोगाबिल कहाँ है, गोकुल जलाशय कहाँ है, यानी कि किस जिले में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है एलबी पाठशाला, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लें। हम ये कम से कम आपको कोशिश करेंगे 500 से 1000 के बीच क्वेश्चंस करा दें करंट अफेयर का, जो कि लास्ट 1 ईयर का, ताकि परीक्षा में थोड़ा सा कम परेशानी हो आपको। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वर्तमान में बिहार में केवल एक रामसर स्थल है, ये भी आपको याद होना चाहिए, जो कि है कि बेगूसराय जिले में स्थित कंवर झील है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ये किया गया दोस्तों कैमूर जिले में। कहाँ किया गया है? कैमूर में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार जल्द ही कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने वाली है। यह अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 4 गुना बड़ा होगा, जिसे यहाँ बाघों की बड़ी संख्या की आबादी बसाई जा सकेगी। वर्तमान में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? 54 है। कैमूर के जंगल 1133 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38वीं के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बाघ रिजर्वों को अधिसूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको में किया गया? जो कि ये काको कहाँ है? जहानाबाद, बिहार का जहानाबाद जिला में है। ठीक है, राज्य तो बिहार है ही, तो आपको याद रखना है काको कहाँ है, जहानाबाद जिला में। तो सूफी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? काको में किया गया था, जहानाबाद में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में हुआ था। तो आपको याद रखना है जहानाबाद जिला, और स्पेसिफिक अगर जगह पूछ दिया जाए तो है काको। ये कब किया गया? ये किया गया था 13 सितंबर 2024 को। 13 सितंबर 2024, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 18 अक्टूबर 2023 को। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है। बिहार राज्य का पहला जीआई टैग भौगोलिक संकेत का फैसिलिटेशन सेंटर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में है, वहीं एक खोला जाएगा। यह सेंटर कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करना है, खासकर उन उत्पादों को जो जीआई टैग के योग्य हैं। यह सेंटर किसानों को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन करने, पंजीकरण करने और उत्पादों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। बिहार में कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जो कि जैसे कि शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान और भी बहुत सारे हैं। उनका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। वो सभी को जीआई टैग मिल चुका है। यह सेंटर इन उत्पादों को और अधिक बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों परम बुद्ध। क्या नाम है? परम बुद्ध। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार अब कंप्यूटर विकास के क्षेत्र में भी तेजी से विकास करने लगा है। पटना में मौजूद सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्ट में सीडेक कहते हैं, सी डेक, ठीक है। तो सीडेक द्वारा केंद्र ने राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार किया। नाम आपको याद रखना है परम बुद्ध। परम बुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस होगा। ये बिल्कुल मॉडर्न कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को तैयार करने में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना लागत आई है? 4 करोड़ 50 लाख रुपए की। इससे क्या होगा कि टाउन प्लानिंग, सीवेज लाइन विकसित करने, विज्ञान आधारित खेती को बढ़ावा देने में इसकी अहम भूमिका होने वाली है। सरकारी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं शीघ्रता से उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने, स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर क्राइम को नियंत्रित करने में ये आपका परम बुद्ध काफी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रजनीशकांत। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर रजनीशकांत को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कायरोप्रैक्टिक के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए किया गया है। आपको ध्यान रखना है कायरोप्रैक्टिक। डॉक्टर रजनीशकांत जो आरा भोजपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? आरा जिला, जो कि भोजपुर नाम है उनका। आरा और भोजपुर एक ही है। तो इनको ये जो है फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रजनीशकांत जो हैं वो फिजियोथेरेपी,
ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बिना दवा या सर्जरी के दर्द का इलाज करने का अनूठी पद्धति से देश विदेश में लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने पहले भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में से सम्मानित किया जा चुका है। इनको पहले वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी इनकी सम्मान किया गया है हाल ही फिलहाल आपका दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में। अगला प्रश्न है, बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये किया जाएगा विक्रमशिला में। कहाँ किया जाएगा? विक्रमशिला में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भागलपुर में स्थापित की जाएगी। इसका नाम विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय भागलपुर के कहलगांव के अंतिचक और मलकपुर मौजा में स्थापित किया जाएगा। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है, यह भागलपुर जिले में किया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है भागलपुर जिले में किया जाएगा। इसका नाम होगा विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके पहले कहाँ 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 पहले है? गया में है और मोतिहारी में है। पहले से 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में मौजूद है और भागलपुर में ये तीसरा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस को देख लिए। अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो इसको जरूर आप लाइक करें। अगर पहली बार हमारे क्लासेस को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।